चलो चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन की हम बात करते हैं। देखो ध्वनि के परावर्तन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का मतलब तो आप सभी समझते हो कि परावर्तन क्या होता है कि एक ही माध्यम में, चाहे वो कोई भी तरंग हो, चाहे प्रकाश तरंग हो, चाहे ध्वनि तरंग हो, कुछ भी हो, अगर किसी भी माध्यम में कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे इस माध्यम में ये प्रकाश किरण आई और इसी माध्यम में अगर ये वापस लौट गई एक ही मीडियम में, जैसे ये मीडियम इसका M1 था और इधर इसका मीडियम क्या था, M2 था, लेकिन इस रे को, इस तरंग को या फिर इस प्रकाश किरण को दूसरे माध्यम से कोई मतलब नहीं था, केवल हुआ क्या, ये जिस माध्यम में आपतित हुई उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सुनील बता देंगे, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सेम ऐसी सिचुएशन होती है, अगर एक ही मीडियम में कोई ध्वनि तरंग आपतित हो और वो किसी सतह से टकरा कर, हो सकता है वो पहाड़ हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई बड़ी दीवार हो सकती है, तो इन सब से टकराकर अगर वो ध्वनि वापस आ रही है, जिसे अपन प्रतिध्वनि कहते हैं, नाम सुना है आप सभी ने प्रतिध्वनि का, प्रतिध्वनि वापस। प्रतिध्वनि का मतलब जैसे आपने देखा होगा मोस्टली गांव के बच्चे जो होते हैं इवनिंग टाइम पे, यानी कि शाम के समय, जैसे किसी को बुलाना होता है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई जैसे दादाजी को बुलाना है, दादाजी पंचायत में बैठे हैं कि दादाजी को बुलाना है, तो हमें जाते हुए तो जोर आता है, लेकिन हम करते क्या है, आवाज बहुत जोर से लगा सकते हैं। तो यूं करके हम आवाज लगाते थे, मतलब आवाज लगाते हैं जोर से कि दादाजी आपको घर पे बुला रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसे कि दादाजी आपको घर पे बुला रहे हैं। तो आवाज, जब हम वो आवाज लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको उसकी दूसरी आवाज भी सुनाई देती है वापस थोड़ी देर बाद में, कुछ एक सेकंडों का फर्क होता है, कुछ एक सेकंड के बाद में आपको वापस आवाज क्या करती है, सुनाई देती है। उससे आप क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि का मतलब आपने जो बोला, ठीक है, और वो ही साउंड आपको वापस खुद को सुनाई दे रही है, तो वो आपकी क्या है, प्रतिध्वनि है। वो प्रतिध्वनि आपको क्यों सुनाई दी, क्योंकि आपने जब बोला, जब वो साउंड प्रोड्यूस की, तो वो किसी सतह से टकराकर आप तक वापस आई। ये नहीं है कि दादाजी को सुन गई, दादाजी से टकरा, कानों से टकरा के फिर हमारे पास में आई, ऐसा नहीं है भाई। हमने जोर से बोला, दादाजी तक आवाज पहुंची, दादाजी ने सुनी और फिर वापस भेज दिया हमारे पास कि तू वापस जा उसके पास, ऐसा नहीं होता। किसी सतह से टकरा कर वो जो साउंड है, वो जो ध्वनि है, वो हमारे तक वापस आती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। और एक बात आप नोट कर लेना, प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम यानी कम से कम 17 मीटर की दूरी, कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इतनी मीटर की दूरी पर, 17 मीटर या फिर इससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 17 मीटर की दूरी तो होनी ही होनी चाहिए। इतनी दूरी पर क्या उत्पन्न हो सकती है, प्रतिध्वनि उत्पन्न हो सकती है। वो जो साउंड हमने बोला है वो हमें वापस सुनाई दे सकती है। तो कई बार पूछा जा सकता है कि प्रतिध्वनि के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है, कम से कम दूरी हो सकती है, वो कितनी होगी। तो आप क्या कहेंगे कि प्रतिध्वनि के लिए कम से कम लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए, 17 मीटर की दूरी तो होनी ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 17 मिनट की दूरी, 17 क्या करेगी, सुनाई देगी। तो ध्वनि का परावर्तन का मतलब समझ गए होंगे कि किसी भारी परावर्तक पृष्ठ से, जो परावर्तक पृष्ठ होंगे ना, वो कैसे होंगे, भारी या फिर कैसे होंगे, बड़े होंगे। किसी भारी या फिर बड़े परावर्तक पृष्ठ से, किसी भारी या बड़े परावर्तक पृष्ठ से जब कोई ध्वनि टकराती है, ठीक है, टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होता है कि वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और जो वापस लौटती है इसे आप परावर्तित ध्वनि कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, परावर्तित ध्वनि कहते हैं। और ये परावर्तित ध्वनि अगर वापस आपके कानों तक जा रही है तो इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप प्रतिध्वनि का नाम भी दे सकते हैं। इसे आप क्या कह सकते हैं, प्रतिध्वनि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या हो गया,
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब किस ध्वनि का एक ही माध्यम में किसी भारी सतह से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? ध्वनि का प्रावर्तन कहलाता है। और प्रावर्तित ध्वनि अगर हमें सुनाई देती है फिर से हमारी साउंड, तो उसे हम प्रतिध्वनि कहेंगे। और प्रतिध्वनि के लिए कम से कम 17 मीटर की क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। पहाड़ों की वादियों में आवाज वापस बिल्कुल आती है। पहाड़ इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, जो मतलब ऐसा क्षेत्र होता है ना जहां आबादी बहुत कम होती है, यानी कि जीव जंतु नहीं होते, पहाड़ी पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहां जाके पहाड़ों में तो मोस्टली होता ही है, घूमने भी गए होंगे आप, कि जब हम आवाज लगाते तो वो साउंड, और वो जानबूझ के लगाई जाती है वो सुनने के लिए, क्योंकि हमें क्लियर सुनाई देती है। तो जब हम जोर से आवाज लगाते हैं, जैसे एक मूवी नहीं देखी क्या आपने कि वो एक जो एक्टर होता है उसमें वो बोलता है कि मेरी जो लवर है मैं उसको बुला, उसका नाम है वो यहाँ से सुना जा सकता है, तो वो बोलता है तो सामने से एक आवाज आती है, साउंड आती है कि वो लड़की वो पहाड़ के पीछे से बोल रही होती है। ऐसा होता है, देखा होगा आपने। तो वो जब वो बोलता है तो उसको उसकी साउंड वापस सुनाई देती है, लेकिन उससे पहले वो लड़की बोल जाती है तो उसको वो साउंड सुनाई देती है कि उसकी लवर का नाम क्या है। ऐसे मूवी में भी आप सबने ऐसे सीन नोटिस किए होंगे। तो मूवीज में मोस्टली फिजिक्स लगाई जाती है, और फिजिक्स के थ्रू व्यक्तियों को उल्टा दिखाना, हाइट से बहुत छोटा दिखाना, बहुत लंबा दिखाना, उड़ते हुए दिखाई देना, ये सारी प्रक्रिया किसमें होती है? ये फिजिक्स ही लगती है वहां पे। तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, प्रतिध्वनि कैसे उत्पन्न होगी? 17 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। अब देखो ज्यादा बात तो इससे पूछी नहीं जाती है, बस इतना ही पूछा जाएगा कि प्रतिध्वनि के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीपक, तुमने सही पकड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो आपने एक बात नोटिस करी क्या कभी? देखो एक संगीतकार था तानसेन, नाम तो सुना होगा शायद। संगीतकार, संगीतकार का मतलब समझ गए? जो संगीत यानी गाने गाया करता था। ये सवाल पूछा जाता है, मजाक में मत लेना। एक संगीतकार था और बुक्स में देखा भी होगा, जिसका नाम था तानसेन। तानसेन नाम था। और ये तानसेन है क्या? संगीतकार था एक। तानसेन क्या था? संगीतकार था, गाने गाया करता था। अब क्या हुआ कि जब तानसेन गाता था ना, उस टाइम पे जो खिड़कियां वगैरह हुआ करती थी, खिड़कियां जो कांच की खिड़कियां हुआ करती थी, खिड़कियां क्या हो जाती थी? टूट जाती थी। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है? आपसे सवाल कैसे पूछा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़कियों के कांच, या फिर जो कांच वगैरह, जो कांच की जितनी भी चीजें होती थी, खिड़कियां होती थी, ये सब टूट जाया करते थे। क्या कारण था? वहां पे ध्वनि की ऐसी कौन सी क्रिया होती थी कि तानसेन के गाने पर खिड़कियां ही टूट जाती थी, या फिर कांच ही टूट जाते थे, कांच ही क्रैक हो जाते थे? क्या कारण था ऐसा कि जब तानसेन गाता था तो ये होता था? अब ये मत बोलना कि मैम तानसेन बहुत सुरीला गाता था इसलिए कांच भी टूट जाया करते थे, तानसेन की आवाज बहुत तेज थी तो वैसे भी कांच टूट जाया करते थे। ये आंसर नहीं होते। ध्वनि की एक घटना है जिसे हम कहते हैं अनुनाद। ध्वनि में क्या होता है? अनुनाद होता है, रिजोनेंस होता है। ध्वनि में क्या होता है? अनुनाद होता है, रिजोनेंस होता है। और अनुनाद का मतलब क्या है? अनुनाद का मतलब, रिजोनेंस का मतलब क्या है कि जब बाह्य कंपन और आंतरिक कंपन अगर ये दोनों एक साथ काम करने लग जाए तो उस क्रिया को हम कहते हैं अनुनाद। अब जब तानसेन गाता था, हुआ क्या कि जब तानसेन गाता था तो होने क्या लगा? जब तानसेन गाता था तो तानसेन की मतलब इतनी अच्छी पकड़ थी संगीत के, स्वर, इन सब पे, कि वो क्या करता था कि जितना कंपन बाहर है उसके बराबर किसको ले आता था? आंतरिक कंपन को ले आता था। तो जब बाह्य कंपन और आंतरिक कंपन क्या हो जाते थे? अनुनाद। क्या मैम? अनुनाद, रिजोनेंस, सानवी रिजोनेंस। आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना, रिजोनेंस।
पढ़ा होगा केमिस्ट्री में रिजोनेंस क्या होता है, अनुनाद क्या होता है। ऐसे रिंग बनाई होगी बेंजीन की, उसमें रिजोनेंस करवाया होगा, तो वही अनुनाद है। अब अनुनाद, यहाँ अनुनाद का मतलब क्या है, देखो तानसेन क्या किया करता था, तानसेन को खुद नहीं पता था कि ये अनुनाद के कारण होता है, क्योंकि तानसेन एक संगीतकार था, एक फिजिक्स का बंदा नहीं था कि उसको ये पता है। तो तानसेन क्या करता था, करता नहीं था, बेसिकली उसके साथ होता था कि जो बाह्य कंपन है उसके बराबर वो जो आंतरिक कंपन है वो बराबर हो जाता था। ठीक है, तो जब बाह्य कंपन आंतरिक कंपन के बराबर हो जाता था तो आवाज है उसकी वेलोसिटी इतनी और तीव्रता, इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती थी कि वो कांच को भी पार करके निकल सकती है। और कांच उस टाइम पे क्या हो जाया करते थे, टूट जाया करते थे। तो सिंपल सा सवाल आपको पूछा जाता है कि जब तानसेन गाया करता था तो खिड़कियां टूट जाती थी या फिर कांच टूट जाते थे, उसका कारण क्या है, उसका कारण है रिजोनेंस, अनुनाद। उसका कारण क्या होता है, रिजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाह्य कंपन और आंतरिक कंपन क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और बराबर हो जाते, तानसेन को भी ये पता नहीं था, लेकिन बाद में रिसर्च हुई कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। और भी लोग गाते हैं, और भी संगीतकार आते हैं जो बहुत अच्छे से गाते हैं, इंटेंसिटी तो उनकी साउंड की भी तो होती है, तीव्रता तो होती है। ठीक है, बट हुआ क्या कि बाद में जब इस पर रिसर्च हुई तो पता लगाया गया कि इसकी एक्चुअल कंडीशन क्या है, कि रिजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण क्या हुआ, जो बाह्य कंपन है वो किसके बराबर हो गए, आंतरिक कंपन के बराबर हो गए। ठीक है, ये किसमें हुआ, अनुनाद, किसका, साउंड का। ये बात आपको याद रखनी है, सीधा सवाल पूछा जाता है ये, इसलिए मैंने सोचा एक बार मैं लिखवा देती हूँ कि तानसेन जब गाया करता था तो खिड़कियों के कांच क्या हो जाते थे, टूट जाया करते थे। और इसका कारण है कि बाह्य कंपन किसके बराबर हो जाते थे, आंतरिक कंपन के बराबर। और इस घटना को हम क्या कह सकते हैं, रिजोनेंस कह सकते हैं, अनुनाद कह सकते हैं। ठीक है, अरे फिजिक्स तो बहुत पहले भी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी टेक्निकल चीजें बनाई हुई है कि आज हम नहीं सोच सकते, आज हम नहीं बना सकते। जैसे आप सबने देखा होगा कि जंतर मंतर, किसी ने देखा है जंतर मंतर, देखा होगा, मतलब बहुत सी ऐसी जगह होती है, जैसे जंतर मंतर देखा तो पहले के लोग छाया को देख के टाइम बता दिया करते थे। और आज हम घड़ी भी बांध के रखते तो भी हमें टाइम लगता है कि हम टाइम बता नहीं पाते, सोचते हैं कि 25 मिनट बताऊं, 26 बताऊं, ऐसा होता है ना। लेकिन उस टाइम के लोग इतने टेक्निकल थे, माइंड बहुत तगड़ा, मतलब आप सोच के देखो यार, अकबर, महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप कितना भारी भाला उठा लेते थे, आजकल कोई कर सकता है क्या? आजकल उनका खुद का सेंट बराबरी भी नहीं कर सकते। तो पहले वाले लोग तो बहुत, शास्त्र चलते आ रहे हैं, रामायण रची गई थी, महाभारत रची गई थी, सारी कब की बात है, उसी टाइम की बात है। अब थोड़ी कुछ हो रहा है, अब तो हम रामायण महाभारत में क्या कर रहे हैं, हम खुद ही रच रहे हैं, हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये सारे काम होते हैं। चलो, तो ये एक बात आपको ऐड करनी थी, तानसेन जब गाया करते थे तो खिड़कियों के कांच टूट जाया करते थे, उसका कारण क्या हुआ करता था, रिजोनेंस या फिर अनुनाद। अब आप हेडिंग लिखो, ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखो, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन। अब आप बोलोगे मैम ध्वनि का भी अपवर्तन होता है, भाई होता है, क्यों, ध्वनि भी तो एक तरंग है। अगर ध्वनि एक तरंग है, एक वेव है, तो ध्वनि का भी क्या हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है। ये कोई बड़ी भारी बात थोड़ी है। अब देखो, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, सवाल क्या पूछा जाता है कि रात्रि के समय जब हम आवाज लगाते हैं तो आवाज बहुत दूरी तक जाती है। भाई आपने देखा होगा कि जितने भी मोस्टली लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो रात को ही होते हैं। हमारे घर पे जो लड़ाई झगड़े होते हैं, मम्मी के, पापा के, अदरवाइज या फिर मम्मी चाची के, दादी के, इनके जो झगड़े हुआ करते हैं मोस्टली रात को, जब थक जाते हैं अच्छे से काम वाम करके, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं एक दूसरे के ऊपर, होता है झगड़ा।
और रात को जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कहीं पे झगड़ा हो रहा है, या फिर कोई जोर से गाने बजा रखे हैं, या फिर अदरवाइज कोई भी जैसे मान लो कोई ड्रिंक करके आ गया, वो चिल्ला रहा है जोर जोर से, तो उसकी आवाज अगर वो दिन में ये करता ना, दिन में ये बोलता ना, तो हमें उतनी सुनाई नहीं देती, लेकिन रात को हम क्लियरली सुन सकते हैं। उसका कारण क्या है? ये सवाल आपसे बार बार में पूछा जाता है कि उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। आपको पता है किसी को कि क्या होता है ऐसा कि हम रात को जब आवाज लगाते हैं तो वो दूर तक जाती है, जबकि दिन में ऐसा नहीं होता? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। किसी को पता है तो आप बता सकते हैं कि रात में जब हम आवाज लगा रहे हैं तो दूर तक जा रही है, लेकिन दिन में ऐसा नहीं होता। क्या कारण है? जल्दी बताओ। ये तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? सब ठीक तो चल रहा है? अशोक कुमार बता रहे हैं आर्द्रता। अच्छा जी, और कोई स्टूडेंट? अशोक ने बताया है आर्द्रता, और कोई भी आंसर नहीं दे सकता कि ऐसा क्यों होता है। एक दिन में, जैसे मान लो दिन में आपने स्पीकर चला रखे, गाने चला रखे, दिन में इतना मजा नहीं आता, रात को चलाते हैं ना तब मजा ही अलग आता है। जब रात को डीजे बजता है तो लगता है डीजे बज रहा है, दिन में क्या कारण है कि रात्रि के समय साउंड दूर तक जाती है? इसका रीजन क्या होता है? नहीं पता किसी को? सोचो, बस टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। 2 टॉपिक आपके और बचे हैं बस लास्ट, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। डॉपलर इफेक्ट ये सब मैंने पढ़ा दिए थे आपको, पिच बढ़ा दिया है। दीपक भी बता रहे हैं सही आर्द्रता के कारण। क्या आंसर दिया राजपूत आपने? चलो ठीक है, ठीक ठाक आंसर है वैसे। चलो ध्यान से देखो, मैं उस ध्वनि की उस घटना का नाम आपसे पूछ रही थी। सामने लिखा हुआ है ध्वनि का अपवर्तन होता है, ध्वनि का रिफ्रैक्शन होता है, ध्वनि का क्या होता है? अपवर्तन होता है। कोई बात नहीं कुलदीप, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड होता है, यानी ध्वनि का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और ध्वनि के अपवर्तन का नाम आते ही हम क्या समझ जाते हैं कि 2 माध्यम बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 माध्यम बनेंगे, 2 मीडियम बनेंगे। और 2 माध्यम कैसे बनेंगे, कैसे क्या चलेगा वो देखते हैं। देखो रिफ्रेश समझना, एक तो हो गया दिन का समय, इन डे, दिन में, और एक हो गया हमारा नाइट का समय, रात का समय। अब होता क्या है कि जैसे 2 मीडियम बनते हैं भाई, धरातल के पास की जो वायु होती है ना, जैसे ये मान लो ये धरातल के पास की जो वायु है, दिन के समय आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो धरातल कैसी होती है? गर्म होती है। तो ये वायु भी कैसी है? गर्म है। वायु भी कैसी है? गर्म है। लेकिन ऊपर के वायुमंडल की बात करें तो ऊपर वाला जो वायुमंडल है ये कैसा होता है? ठंडा होता है। ये कैसा होता है? ठंडा होता है। क्यों? जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधी कहाँ आ रही है? हमारी धरातल पे आ रही है, और धरातल उस वजह से क्या हो रही है? गर्म हो रही है। और धरातल अगर गर्म हो रही है तो उसके ऊपर के जो जितने भी एयर है, जितनी भी वायु है, वो भी कैसी हो गई? गर्म। देखो अगर कोई गर्म वायु है, गर्म एयर है, तो इसके कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। सिंपल सी बात है, इसके कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे। कण कैसे होंगे? दूर दूर होंगे। जबकि अगर वायु ठंडी है तो उसके कण क्या होंगे? पास पास होंगे। यानी कि एक बात समझ में आई, ये कैसा माध्यम बनेगा? विरल बनेगा। क्योंकि अगर ध्वनि का अपवर्तन होता है तो वहां कितने माध्यम बनते हैं? 2 माध्यम बनते हैं। ये कैसा माध्यम बन गया? विरल। और अगर वायु ठंडी है तो ये कैसा माध्यम बन गया? सघन। ये कैसा माध्यम बन गया?
सघन माध्यम बन गया। ध्यान से सुनो, ये कैसा माध्यम बन गया? विरल माध्यम बन गया। विरल क्यों बन रहा है? कारण क्या है? यहाँ की जो ये हवा है, ये वायु है, ये कैसी है? गर्म है। और गर्म वायु के जो कण है वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ऊपर वाली जो वायु है ये कैसी है? ठंडी है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये अपन ने अभिलंब मान रखा है, होगा क्या कि ये प्रकाश किरणें हैं, ये अभिलंब के पास में जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि ध्वनि किरणें हैं, पास में क्यों जाएगी? क्योंकि ये कैसा माध्यम है? विरल। और हमें पता है कि जब कोई प्रकाश किरण हो, चाहे ध्वनि तरंग हो, ये जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के क्या होती है? पास आती है। पढ़ा था ना, विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब के क्या आने लगती है? पास आने लगती है। ऐसे अभिलंब के क्या आती है? पास आती है। इसका मतलब साउंड दूर तक नहीं जाती। इसका मतलब साउंड दूर तक नहीं जाती। ये ध्वनि का क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है। ये ध्वनि तरंगों का अपवर्तन हुआ है। और ये मैंने एक समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, होता क्या है, दिन के समय धरातल की वायु गर्म, जबकि ऊपर वाली कैसी होती है? ठंडी होती है। तो ध्वनि तरंगे यहाँ विरल माध्यम बन गया और ये कैसा बन गया? सघन। तो विरल से किस में जाती है? सघन में जाती है। और जब ध्वनि तरंगे विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब के क्या होगी? पास आएगी। यानी ध्वनि तरंगों का प्रसारण दूर तक नहीं हो सकता। बट इन नाइट की बात करें, दूसरी सिचुएशन की अगर अपन बात करें कि जैसे ये दूसरी सिचुएशन हमारे पास में नाइट की है कि रात को क्या होता होगा, तो आपको पता है कि रात को जस्ट अपोजिट होता है। धरातल की जो वायु है ये कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। धरातल की वायु कैसी हो जाती है? रात के समय ठंडी हो जाती है, आवर्तित होके जाती है यहाँ पे। तो ऊपर का वायुमंडल कैसा रहता है? गर्म रहता है। आपको पता है कि अगर वायु ठंडी है तो ये कैसा माध्यम है? सघन। और अगर ये गर्म है तो ये माध्यम कैसा बन गया? आप क्या कहेंगे? विरल। अब ध्वनि तरंगे सघन माध्यम से किस में जाएगी? विरल में जाएगी। जैसे ये अभिलंब हो गया, ये माध्यम कैसा है? सघन। तो जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो इस तरीके से अभिलंब से क्या होगी? ये ध्वनि तरंगे दूर हटेगी और आवाज हमें दूर तक सुनाई देगी। आवाज हमें दूर तक सुनाई देगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। है क्या कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के पास आती है। सेम ऐसा ही आपको किसमें बताना है? ध्वनि तरंगों में बताना है। तो रात्रि के समय हमें आवाज दूर तक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ध्वनि का क्या होता है? अपवर्तन होता है। और ध्वनि तरंगे सघन माध्यम से किसमें जाती है? विरल माध्यम में जाती है। तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। तो ये सवाल बार बार में पूछा जाता है। आप लिख लेना, रात्रि के समय आवाज का दूर तक सुनाई देना। इसका एग्जाम्पल लिख लेना। एग्जाम्पल, रात्रि के समय आवाज का दूर तक सुनाई देना। रात्रि के समय आवाज का दूर तक सुनाई देना। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का, ध्वनि के अपवर्तन का। इस बात को आप समझेंगे कैसे? इस बात को आप समझेंगे कैसे? तो बस सिंपल सी बात है। ये मुझे ये बताओ, बेसिकली आपने ये नोटिस किया है क्या? भाई ये बात बाद की बात है, याद करने वाली बाद की बात है। आपने नोटिस किया है क्या? देखो, आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मोस्टली जो ये सारी घटनाएं होती है ना, ये सब हमारी आंखों के सामने होती है, और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम किताबों से इन चीजों को सीखते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं भी आपके साथ ही हूं। भाई हम जब नोटिस करते हैं तब हमारा दिमाग काम नहीं करता। भाई एक बात बताओ कि अगर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं दिया होता, एप्पल टूट के क्या न्यूटन के सिर पे गिरी थी क्या? आज तक किसी भी ह्यूमन ने, किसी भी व्यक्ति ने यह नोटिस नहीं किया क्या कि वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? नहीं किया था क्या? क्या न्यूटन नहीं किया था क्या? किया तो बहुत से लोगों ने था। भाई देखते नहीं कि पत्ते टूटते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जाते? पेड़ के पत्ते नीचे क्यों आ रहे हैं? फल टूट रहे हैं तो फल नीचे क्यों आ रहे हैं? ऊपर क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, हम भी जब पेड़ से गिर रहे हैं, दीवार से गिर रहे हैं, तो हम नीचे क्यों आ रहे हैं? हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे? भाई कारण तो होता ही है। तो आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? उस टाइम तक ऐसा क्यों नहीं हुआ था कि कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाया था?
तो जिसका दिमाग शार्प और प्रैक्टिकली होता है ना, वो बंदा इस चीज को पकड़ता है। अब न्यूटन के सिर पे, या फिर न्यूटन ने भी एप्पल गिरने से पहले क्या नोटिस नहीं किया था क्या? न्यूटन ने भी किया था, लेकिन उस दिन वो शांत माहौल में बैठा था और एप्पल जब उसके सिर पे गिरी तो उसका माइंड बस केवल दिमाग में ये सवाल आया कि यार ये ऐसा क्या है, ऊपर भी तो स्पेस है, ऊपर भी तो जगह है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब न्यूटन का दिमाग काम कर गया कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये एप्पल है, ये ऊपर से नीचे ही क्यों आई? ये बस दे दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, दे दी ग्रेविटेशनल की थ्योरी, हो गया काम। और आज न्यूटन का नाम हम पढ़ते हैं। अब ऐसे आइंस्टीन था। भाई कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे हुए हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है हमारा, सारे टॉपिक्स इसके हो गए, जितने मुझे करवाने थे सारे हो गए हैं। देखो मैं आपको कुछ चीजें सिखाती हूँ, फिजिक्स मतलब साइंस को कैसे सीखते हैं, कैसे सीखा जाता है। आपने वैज्ञानिक का नाम तो देखो मुझे पता नहीं है, बट कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हुए हैं जब जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत चल रहा होगा। आपने पढ़ा होगा ना, डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी, लेमार्क की थ्योरी पढ़ी होगी, लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा छोटी क्लासों के अंदर। तो उस टाइम पे क्या बताया जाता था कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, जैसे रशिया के कुछ वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी कुछ वैज्ञानिक थे, वो क्या बताते थे, उनमें से देखो कुछ वैज्ञानिक आज हमें पढ़ना पड़ता है उनको, चाहे उन्होंने गलत ही सिद्धांत दिए। और केमिस्ट्री में तो बहुत से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने गलत थ्योरी दे रखी है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं उनको, आदर्श मान के, आइडियल मान के, आइडियल कंडीशन मान के उनको पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, जबकि वो गलत है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ऑथेंटिक, वो अगले ने ये पेटेंट करा दिया कि ये बात मैंने बताई है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे लागू हो चाहे ना हो। एक बात पे लागू होती है, दूसरे पे नहीं होती, फिर लागू हो रही है, दूसरे एग्जाम्पल पे नहीं हो रही, दूसरे एग्जाम्पल को हम अपवाद लिख रहे हैं। क्या कारण है ऐसा? भाई अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये थोड़ी है कि हम 100 एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें से 60 एक्सेप्शन है और 40 पे आपका नियम लागू हो रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसी ऐसी थ्योरियां दे रखी है, जैसे बायोलॉजी के कुछ वैज्ञानिक थे, वो जब जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत चल रहा था तो कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा। अब एक वैज्ञानिक आया, एक वैज्ञानिक आके बोलता है कि जीवन की उत्पत्ति पहले से एक मानव था, धरती पे पहले से एक मानव था, और उस मानव के मतलब फीमेल थी, एक पहले से एक फीमेल थी, और उस एक फीमेल की बॉडी में पहले से एक छोटा सा मानव होता है। वैज्ञानिक ने क्या कहा, वैज्ञानिक था वो, सोच के देखो, उन्होंने क्या कहा कि मानव की बॉडी में पहले से एक छोटा मानव होता है। कैसे पॉसिबल होगा? भाई आप ये बात बोल रहे हो कि मानव की बॉडी में जो फीमेल है उसकी बॉडी में पहले से एक छोटा मानव होता है, तो फिर तो मतलब पहले से जब वो जन्म लेती है तब से उसकी बॉडी के अंदर छोटा मानव होता होगा। तो 9 मंथ तो 9, जब वो खुद 9 मंथ की होगी तब तक तो बच्चा उसका 9 मंथ का हो चुका होगा। अब ऐसी थ्योरीज दी है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होता है। फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, वो आके बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये ऐसे हुआ। कैसे हुआ? जब हम कमीज से जब हम पसीने से भीगी हुई कमीज को किसी दान मतलब गेहूं जौ वगैरह इनमें रख देते हैं, तो 7 दिन बाद में देखते हैं वहां चूहे पैदा हो जाते हैं। अरे छोटे मोटे कीट पतंग की बात कर लेता, मच्छर बोल देता, फंगाई बोल देता, और कुछ बोल देता, सेवाल बोल देता कि सेवाल लग जाते हैं, ये बोल देता, चूहे पैदा हो जाते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल यार? हम खुद हम भी सोच सकते हैं भाई, हम ऐसे सोचते हैं कि हम, जैसे मान लो कि आप दौड़ लगा के आए, पसीने से भीगी हुई कमीज को आपने गेहूं की बोरी में रख दिया, और 7 दिन बाद उसको खोल के देखोगे कि देखिए चूहे पैदा हुए कि नहीं। चूहे पैदा नहीं होते, छोटे छोटे जो कीट पतंग होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पैदा हो सकते हैं। लेकिन हाँ, उस जो शर्ट है उस पे फंगाई लग सकती है, कवक लग सकते हैं, लेकिन चूहे पैदा नहीं हो सकते, वो भी 7 दिन के अंदर। चूहे पैदा कभी नहीं हो सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। और चूहा है ना, वो ह्यूमन के लिए जितने भी मोस्टली प्रैक्टिकल किए जाते हैं ना मानव के लिए, कोई दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह देने से पहले या तो बंदर पे किए जाते हैं, या सुअर पे किए जाते हैं, या फिर चूहे पे किए जाते हैं। ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक ऐसा भी आया कि
हुआ क्या, एक टाइम पे जो मिल्की वे नामक आकाश गंगा है, मिल्की वे नामक आकाश गंगा में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से क्या हुआ, जीव द्रव्य निकल के आया और उस जीव द्रव्य से सृष्टि का निर्माण हो गया। कैसे पॉसिबल है? तो होता है कई बार ऐसा, बट टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या? हाँ अशोक हो गया, कब की बोल रही हूं मैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका। जितनी आपको बातें दे रखी थी वो सारी मैंने बता दी है। एक पॉइंट और आप नोट कर ही लो, आप नोट कर लो, नोट लगा के कर लो। हाँ कुलदीप पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। एक बात नोट लगा के लिख लो, लिखो 90 डेसिबल से 140 या 150 डेसिबल तक की तीव्रता वाली ध्वनि ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। यानी सिंपल सी बात तो यही है कि 90 डेसिबल से जब ज्यादा हो जाती है ना, उसको अपन ध्वनि प्रदूषण का कारण मान लेते हैं। उसको हम क्या मान लेते हैं? ध्वनि प्रदूषण का कारण मान लेते हैं। विरल सघन बताना, विरल माध्यमों, पहले ये लिख लो आप कि 90 डेसिबल से 120 से 150 डेसिबल तक की तीव्रता वाली ध्वनि, या फिर इससे ज्यादा भी हो सकती है, उसे आप क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। किसका कारण बनेगी? ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनेगी, साउंड पॉल्यूशन का। ठीक है, चलो अब देखो सोनिया पूछ रही है विरल और सघन बताना, विरल और सघन माध्यम क्या होता है। वैसे तो बेसिकली मैंने अच्छे से समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ, फिर कल हमारा नया चैप्टर चलेगा। देखो एक माध्यम होता है आपका विरल और एक माध्यम क्या होता है? सघन। मैंने दोनों में डिफरेंस बताया था। और डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। और आपको पता है कि हम डेंसिटी घनत्व को कैसे निकालते हैं? बिल्कुल हो जाएगा कुलदीप, क्या समस्या हुई? अच्छा कल मैसेज किया था उसका, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी घनत्व। देखो घनत्व क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। घनत्व डेंसिटी आप इसको d से लिख सकते हैं। घनत्व बराबर होता है m/v। d इज इक्वल टू क्या होता है? m/v होता है। यानी कि d बराबर m का मतलब क्या है? द्रव्यमान, बटे v का मतलब क्या है? आयतन। देखो जिस पदार्थ का आयतन ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम, और जिस पदार्थ का आयतन कम होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो ये क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आयतन ज्यादा है, आयतन ज्यादा होने का मतलब ज्यादा क्षेत्रफल घेर रहा है। जैसे एक तो बर्फ है, एक तो आपके पास में बर्फ है, ये इतनी सी आइस क्यूब है, इसका ये आयतन है, ठीक है। और फिर आपने इसको पिघलाया, ये पानी बना, और पानी जैसे ही बना तो पानी बनने के बाद इसका आयतन क्या है? ठीक है, तो मतलब सेम ऐसे कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, कि वो कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तीनों एक्सिस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो अब होने का मतलब क्या है कि उसका आयतन तो कम होना चाहिए और द्रव्यमान क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए।
अब बेसिक सी बात है कि आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि ध्वनि के अपवर्तन में सघन और विरल बताओ। अब ध्वनि के अपवर्तन में एक बार चलो ये पढ़ लो। मैम एसएससी यूपीएससी में टॉप रैंक इंग्लिश मीडियम वालों की क्यों लगती है? हम भी इसी बात से परेशान है समझे, तेरी प्रॉब्लम नहीं है ये, सबकी प्रॉब्लम है, क्या करें। लेकिन अब होता क्या है कि एक बार ये समझ लो, कण पास पास में होते हैं, आयतन कम होता है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो सघन माध्यम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपके पास में जल है और आपके पास में वायु है। आप देखते ही क्या बता देंगे कि जल के कण पास पास हैं तो जल कैसा माध्यम बनाएगा, सघन, और वायु कैसा माध्यम बनाएगा, विरल माध्यम बनाएगा। जल सघन माध्यम बनाएगा और वायु कैसा बनाएगा, विरल माध्यम बनाएगा।